नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से खबर आ रही है कि जो कहावत कही जाती है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वही हालत अब चीन की हो चुकी है। चीन की जो आज स्थिति बनती जा रही है कोरोना वायरस को लेकर, पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। उसके अलावा अमेरिका ने जिस तरीके से घेराबंदी कर रखी है और तमाम मोर्चों पर वो मात खाता जा रहा है, अब उसको ऐसा लगता है कि भारत इस सब के पीछे है और सबसे ज़्यादा फायदा इस बात का भारत को ही मिलने वाला है, ऐसा सोचना है चीन का। और चीन का ये कहना है कि भारत दुनिया में चीन को रिप्लेस करने की कोशिश में लगा हुआ है, यानी कि चीन का स्थान लेने की कोशिश भारत कर रहा है। और उसके लिए उसने ये सब जो बातें कही हैं वो ताइवान को लेकर भी कही हैं। जिस तरीके से ताइवान में साई इंगवेन ने दोबारा से राष्ट्रपति पद की शपथ ली और उस शपथ ग्रहण में राजीव कसान और मीनाक्षी लेखी ने वर्चुअली एक तरीके से पार्टिसिपेट किया था, बधाई दी थी, उससे चीन को बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगा था। और चीन ने ये कहने की कोशिश की थी कि भारत को वन चाइना पॉलिसी को मानना चाहिए, जो कि वो पहले से मानता रहा है। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हम वन चाइना पॉलिसी को मानते जरूर रहे हैं, लेकिन ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मानने से भारत को कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल जब चीन में एक कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी, कॉमिन्ट्रॉन की सत्ता जो यांग काई शेक चलाते थे, उनके खिलाफ कम्युनिस्टों ने विद्रोह किया था और बाद में सत्ता को कैप्चर कर लिया था। तो यांग काई शेक फॉर्मोसा द्वीप पर चले गए थे, निर्वासित सरकार उन्होंने बना ली थी, हजारों सैनिकों को लेकर, लाखों सैनिकों को लेकर वो वहाँ गए थे और उसी का जो नाम पड़ा था वो ताइवान या ताइपे उसकी राजधानी बनी थी। उसी फॉर्मोसा द्वीप पर अब ताइवान देश के रूप में ये सत्ता चलती है, जिसको कि दुनिया के 179 देशों ने मान्यता दे रखी है। हालांकि भारत ने इसको मान्यता नहीं दी थी और जब संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सीट देने की संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में बात आई थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने ये कहकर चीन को ये ऑफर कर दिया था कि हम तो शांतिप्रिय देश हैं, चीन को ये सीट दे दी जाए। उसके बाद से चीन स्थायी सदस्य बना हुआ सुरक्षा परिषद का, लेकिन अब वो स्थितियाँ बदलती हुई नजर आ रही हैं। भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि भारत किसी भी देश का पिछलग्गू नहीं है, लेकिन अपनी जो स्थिति है हम उसको पाकर रहेंगे, हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और इसी बात को आगे बढ़ाया मीनाक्षी लेखी ने। उन्होंने भी कहा कि हम किसी की जगह नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि हमारी जो पुरानी जगह थी हम उसको रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और राजदूत ने यह बात कहने की कोशिश की कि अब तक जो संबंध रहे हैं वो भारत को उनको सम्मान करना चाहिए और चीन का एक प्रांत है ताइवान, इसलिए अगर ताइवान में वहाँ की एक स्थानीय नेता चुनाव जीत जाती है तो भारत को इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। भारत को चीन का प्रांत ही मानना चाहिए ताइवान को। जबकि स्थिति ये है कि पूरे चीन में कहीं भी चुनाव नहीं होते, केवल कम्युनिस्टों के शासन होता है और ताइवान में चुनाव होते हैं, वहाँ राष्ट्रपति भी होते हैं, उनके पद भी हैं, उनको यूएन में तमाम देश मान्यता देते हैं। तो उसको चीन अभी तक देश की मान्यता नहीं देता है, क्योंकि चीन को ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा करता है तो और भी कई इलाके उससे अलग होने की बात करेंगे। और चीन हमेशा से ताइवान को अपना विवादास्पद क्षेत्र कहता है। 1980 के दशक में स्थितियाँ थोड़ी सुधरी थी, लेकिन उससे पहले झड़पें होती रहती थी। लेकिन अब जिस तरीके से ताइवान तमाम कोशिशें कर रहा है, अभी फ्रांस से उसने एंटी जो एयरक्राफ्ट मिसाइल्स का सौदा किया है, अमेरिका के साथ टॉर्पीडोज़ का सौदा किया गया है जो कि समुद्र में मार करते हैं। समुद्री बहुत बड़ा हथियार होता है टॉर्पीडो, जो जहाज़ को ध्वस्त कर सकता है। तो उस तरीके के हथियार, सुरक्षात्मक अपनी जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था को ताइवान ज़्यादा बढ़ाने में लगा हुआ है। वैसी स्थिति में चीन को लगता है कि अगर भारत के रिश्ते चीन के बजाय ताइवान से ज़्यादा मधुर हो जाएंगे तो भारत अपनी रक्षा टेक्नोलॉजी को ताइवान को भी बेच सकता है। वैसी स्थिति में चीन के लिए खतरा पैदा होगा, क्योंकि आज जिस तरीके से दक्षिण चीन सागर में चीन अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उससे पूरी दुनिया खौफजदा है। और इस वजह से जापान से लेकर अमेरिका तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्रुनेई और ताइवान जैसे देश भी, मलेशिया जैसे देश भी इस बात से खौफ खा रहे हैं। वो संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस संगठन में भारत की भी भागीदारी स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। यही वजह है कि चीन अपनी खिसियाहट को दिखाने के लिए भारत के खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई करने की कोशिश करता रहता है। लद्दाख में जब भारतीय सेना अपनी मिलिट्री पोस्ट हैं उन तक जाने के लिए पक्का रोड बनाती है, तो इस पर भी चीन आपत्ति जताता है और वो कहता है कि इस तरीके के रोड नहीं बनाने चाहिए। जबकि लद्दाख भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, भारत ने उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे रखा है
और ये बात भी चीन को आसानी से हजम नहीं हो रही है। चीन ये चाहता है कि अक्साई चीन की तरह वो दूसरे हिस्सों को भी कब्जा लेगा, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि न तो अब 1962 की तरह जवाहरलाल नेहरू जैसे आशिक मिजाज भारत के प्रधानमंत्री हैं, या फिर उनके द्वारा कमज़ोर की गई भारत की सेना है। भारत की सेना भी मजबूत है, भारत की सेना के पास हथियार भी हैं। 1962 में भारत की सेना नंगे पैर लड़ने को भी मजबूर हुई थी, क्योंकि तब की सरकार को सेना की चिंता कम थी और अपने अय्यासियों की चिंता ज़्यादा हुआ करती थी। आज देश की जनता भी जाग चुकी है। देश की जनता ने एक अच्छी सरकार चुनी है, मजबूत सरकार चुनी है, और वो मजबूत सरकार देश की जनता की जनभावनाओं के अनुरूप काम करती हुई नजर आ रही है। देश की जनता किसी भी हालत में अपने देश की 1 इंच जमीन चीन या पाकिस्तान जैसे किसी देश को देने को तैयार नहीं है, और ना हम ऐसा होने देंगे। यही वजह है कि चीन कभी लद्दाख में शुरू होता है, कभी अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है, और कभी वो इस बात पर आपत्ति जताता है कि ताइवान की नई चुनी गई राष्ट्रपति साई इंग-वेन को आप बधाई क्यों दे रहे हैं। यानी चीन हमारी हर हरकत पर, हमारी कूटनीति पर अपना दबदबा चलाना चाहता है, जो कि वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। चीन की ये हालत हो गई है कि आज दक्षिण चीन सागर में जो स्थितियाँ बनी हैं, अमेरिका ने एक और बड़ा झटका चीन को दिया कि लेजर बीम से चलने वाले एक हथियार का परीक्षण किया, जिसमें उन्होंने एक युद्धक पोत से एक लेजर बीम का विस्फोट किया, जिसके द्वारा एक ड्रोन को उड़ा दिया गया। ये इसलिए किया गया कि कुछ दिनों पहले चीन ने अमेरिका के एक टोही विमान पर इसी तरीके का हमला करने का अपना दुस्साहस दिखाया था। हालांकि उसको नष्ट नहीं किया था, लेकिन उसके पास से उसको गुजार कर ये दिखा दिया था कि चीन लेजर गन चला सकता है, लेजर बम चला सकता है। लेकिन अमेरिका ने आज उसको इतना बड़ा झटका दे दिया है और उसने स्पष्ट कर दिया है कि वो इसकी तादाद बढ़ा सकता है। एक ट्रिगर दबाते ही ये लेजर जो बम है वो किसी भी हवाई जहाज को, हवाई विमान को या युद्धक विमान को आसानी से गिरा सकता है। और ऐसा उसने अपना जो युद्धक बेड़ा है, जो अमेरिकी बेड़ा है, जो कि दक्षिण चीन सागर में गश्त कर रहा है, उसमें किया है। यानी कि चीन की नाक के नीचे अमेरिका ने यह दिखा दिया है कि ज़रूरत पड़ी तो वो लेज़र बम के द्वारा चीन को आसानी से मात दे सकता है, और ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उससे पहले चीन की जो स्थितियां हैं, चीन की जो कार्यविधियां हैं, उनसे परेशान होकर फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो या दूसरे जो अन्य देश हैं, लंका भी जिसमें शामिल है, इन सभी देशों ने जो चीन को अपने बंदरगाह किराए पे दिए हुए थे, लीज पे दे रखे थे, अब उनको वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और इससे भी चीन को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। चीन ने कई देशों के साथ आर्थिक समझौते करके उनके बंदरगाहों को लीज पर ले रखा था, और वो इन सब का इस्तेमाल अपनी नौसेना के द्वारा मिलिट्री रीजन्स के लिए कर रहा था, जो कि उन समझौतों में नहीं था। ऑस्ट्रेलिया का भी एक बंदरगाह था इसमें, और भी तमाम देशों ने बंदरगाह दिए हुए थे। लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना वायरस के द्वारा इन सभी देशों में जान माल का नुकसान हुआ है, उससे ये लोग परेशान होकर अब चीन से अपने दिए हुए बंदरगाहों को वापस ले रहे हैं, और चीन की किसी भी तरीके से मदद करने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ भारत के साथ जो चीन के संबंध है वो भी बिगड़ते जा रहे हैं, और इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका पूरी तरीके से भारत के साथ खड़ा होता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ चीन को लगता है कि अब उसका साथ देने वाला कोई नहीं बचा है। उसे उम्मीद रूस से है, लेकिन उसे पता है कि अगर भारत और चीन के बीच में संबंध बिगड़ेंगे तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी भी हालत में चीन का साथ नहीं देंगे भारत के खिलाफ, क्योंकि उनके जो संबंध हैं वो भारत से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो सीधे तौर पर चीन को जो 2-3 दोस्त नज़र आते हैं, उनमें एक तरफ कोरिया, उत्तर कोरिया, जिसको कह सकते हैं किम जोंग उन बोल सकते हैं, या फिर पाकिस्तान जैसे देश हैं। लेकिन पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो चीन का खुलकर समर्थन कर चुके, क्योंकि पूरी तरीके से पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो जर्जर हो चुकी है, और वो कर्जे के बोझ में डूबा हुआ है। वो अमेरिका से टकराने की हिमाकत नहीं कर सकता, वो यूरोपियन यूनियन से टकराने की हिमाकत नहीं कर सकता, और यूरोप के ज़्यादातर देश भारत के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कोरोना का जो ये महामारी फैली है और उसने लाखों लोगों की जो जान ली है दुनिया में, उनकी जो एक हाय होती है, जैसा कि कबीर ने कहा था कि निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। तो ऐसा लगता है कि ये 125-150 करोड़ का ये जो देश है चीन, जो कि अपने अत्याचार के बल पर अपनी सत्ता को इंटैक्ट रखे हुए है, अपने जो पूरा का पूरा देश है उसमें लोकतंत्र की किसी भी आवाज़ को कभी भी गोली से लेकर टैंक से दबा सकता है।
है, अब उसके खत्म होने का, उसके मिट जाने का समय आ गया है और वो दिन दूर नहीं जब चीन कई छोटे छोटे देशों में बंट जाएगा। क्योंकि ताइवान में ये स्पष्ट तौर पर ताइवान ने खुलकर कह दिया है कि वो किसी भी हालत में वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानेगा। और दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आ रही है कि हांगकांग में भी अब जो प्रदर्शन है उन्होंने तेजी पकड़ ली है और हांगकांग में सेना प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले बरसा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं है। और अब ऐसा लगता है कि इस जो परिस्थितियां बदली हैं उसमें हांगकांग भी चाइना से अलग होने की घोषणा कर सकता है, स्वतंत्रता की घोषणा कर सकता है और वैसी स्थिति में चीन के लिए स्थिति बद से बदतर होने जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद चीन के जो दूसरे प्रांत हैं जहां पर सेना के अत्याचार बहुत ज़्यादा हैं, लोग चीनी और कम्युनिस्ट शासन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वहाँ भी इस तरीके की बातें होने को अगर सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, जिससे उबरना चीन के लिए बेहद ही मुश्किल और नामुमकिन होने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।